डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टॉर्क। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर है हमारा 2.4 टॉर्क। टॉर्क को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे टॉर्क की तरफ। तो फर्ज कर लें कि हमारे पास ये गाड़ी है, ठीक है जी, और ये गाड़ी ऐसे रेस्ट में पड़ी है, रेस्ट में खड़ी हुई है, ठीक है। और मैं इस पर लगाता हूं एक फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स इस गाड़ी को मूव करवा देगी, यानी कि फोर्स ने इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दिया। किस में? स्टेट ऑफ मोशन में। अब एक और सिचुएशन हम सपोज कर लेते हैं, ये गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही है। अगर ये ऑलरेडी मूव कर रही है तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो अगर ये फोर्स हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाएंगे तो गाड़ी की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि गाड़ी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर हम फोर्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगाएंगे तो ये गाड़ी स्लो हो जाएगी। इट मींस कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में भी लाती है और मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज भी करती है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि फोर्स चेंजेस मोशन, यानी कि यह फोर्स का एक इफेक्ट है, यह फोर्स का एक असर है कि वो मोशन को चेंज करती है, ठीक है। अब हम एक और सिचुएशन सपोज कर लेते हैं। मेरे पास फर्ज कर लें कि ये जो मार्कर है, ठीक है, इसको मैं यहां से ऐसे पकड़ लेता हूं। अब जहां से मैंने इसको पकड़ा है ये इसका पिवट पॉइंट है, ये इसका पिवट है, यानी कि इसके गिर्द ये रोटेट कर सकता है। और मैं क्या करता हूं, मैं इसके पिवट के बिल्कुल करीब एक फोर्स लगाता हूं जो कि आपको नजर आ रही है कि परपेंडिकुलर है। ये उंगली जो है मेरी, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ही मैं ये फोर्स लगाऊंगा आप देख सकते हैं कि इसमें रोटेशन पैदा हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर मैं फोर्स को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूं और जितनी फोर्स मैंने पहले लगाई है उतनी फोर्स दोबारा लगाता हूं तो ये देखें पहले से ज्यादा टॉर्क पैदा हो गया। अब मैं फोर्स को पिवट पॉइंट से मजीद दूर कर देता हूं और फिर उतनी ही फोर्स लगाता हूं तो और ज्यादा टॉर्क पैदा होगा। अब इसको हम जरा व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने यहां से फिक्स किया हुआ था, ठीक है जी, ये इसका पिवट था और यहां पे हमने एक फोर्स लगाई, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इसमें क्या पैदा हुआ, इसमें रोटेशन पैदा हुई, इसमें ऐसे रोटेशन पैदा हुई, ठीक है। अब जब इस फोर्स को हमने पिवट से थोड़ा दूर किया तो क्या हुआ, ये रोटेशन ज्यादा हो गई। हमने इस फोर्स को पिवट से और ज्यादा दूर किया, फोर्स हमने सेम रखी, लेकिन जो जो हम इस फोर्स को पिवट पॉइंट से दूर करते गए इसमें जो रोटेशन है, रोटेशन इसमें ज्यादा होती गई, ठीक हो गया। अब हमने फोर्स का एक और इफेक्ट देखा। पहले हमने देखा कि फोर्स क्या करती है, रेस्ट में पड़े जिस्म को मोशन में लाती है। फिर हमने देखा कि फोर्स चेंजेस मोशन, और अभी हमने देखा कि फोर्स जो है वो रोटेशन भी पैदा कर सकती है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकती है। तो फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से किसी जिस्म में, किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा हो जाए, फोर्स के इस इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक हो गया। अब आपने टॉर्क में दो चीजें देखी हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं टॉर्क, तो टॉर्क में हमने अब दो चीजें देखी हैं। पहली चीज हमने देखी है कि टॉर्क में फोर्स मौजूद थी, और एक दूसरी चीज हमने देखी वो था डिस्टेंस। हमने देखा कि जो जो हम डिस्टेंस को चेंज करते गए टॉर्क भी चेंज होता गया। इट मींस कि टॉर्क में फोर्स के साथ साथ एक और चीज भी शामिल है और वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसको हम भी देखते हैं कि वो क्या है। फिलहाल हम उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फोर्स जहां पे लग रही है वहां से
पिवट पॉइंट के दरमियान है। और एक और इस डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की एक और खूबी यह है कि ये फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर है। हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, या ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट का एक खास नाम रख लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट इतना था, जब हम फोर्स यहां ले गए ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, हम फोर्स यहां ले गए तो ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट का नाम हम रख लेते हैं जी मोमेंट आर्म। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान है और जो फोर्स के परपेंडिकुलर भी है, इस डिस्प्लेसमेंट का नाम है मोमेंट आर्म। इसका मतलब है कि टॉर्क में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें टॉर्क को इफेक्ट करती हैं, या दो चीजों से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो क्या क्या है? वो है एक फोर्स और दूसरा वो है मोमेंट आर्म, ठीक है। अब जो फोर्स है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मोमेंट आर्म को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं L इंटू एफ इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क का जो सिंबल है इसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ। ये कैपिटल टी जो आपको नजर आ रहा है इसको टाउ बोलते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट, टॉर्क प्रोडक्ट है दो चीजों का, किस किस का? फोर्स का और मोमेंट आर्म का, ठीक हो गया। तो यहां पर अगर हम टॉर्क का यूनिट निकाल लें तो टॉर्क में दो चीजें हैं, एक तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और ये दूसरा मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म चूंकि एक डिस्प्लेसमेंट है, इसकी नेचर डिस्प्लेसमेंट जैसी है, तो इसका यूनिट मीटर होगा, तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है। अब यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जी न्यूटन मीटर जो है ये तो बराबर होता है जूल के, ठीक है जी। तो ये जो न्यूटन मीटर है इसको हम जूल क्यों नहीं कह सकते? तो इस न्यूटन मीटर को जो टॉर्क का यूनिट है इसको हमने जूल नहीं कहना, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, और टॉर्क का हम फार्मूला या उसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम मजीद उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो अभी हम देखते हैं जी टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। उससे पहले हम ये भी देखते जाते हैं कि टॉर्क जो है, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, उससे पहले हम ये भी देखते जाते हैं कि हमने अभी भी कहा है कि टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अब इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर जीरो होगी तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये वही एग्जांपल हम दोबारा से ले लेते हैं। ये हमारा पिवट है और मैं क्या करता हूं, मैं फोर्स को पिवट पॉइंट पर ही लगा देता हूं, यहां पर ही फोर्स अप्लाई कर देता हूं। इस सूरत में आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोमेंट आर्म है वो जीरो है। अब उसके जीरो होने की वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है कि मोमेंट आर्म उस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं जो पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान होता है। अब फोर्स हमने पिवट पॉइंट के ऊपर ही लगा दी, तो पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए मोमेंट आर्म जीरो है। इस सूरत में कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी देख रहे हैं। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जी, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए P, ठीक है। और यहां पर ये पिवट पॉइंट है O, इस O के दरमियान, O और P के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है O से P तक, ठीक है, वो है R। यानी कि P का जो पोजीशन वेक्टर है O के हिसाब से विद रिलेटिव टू O वो R है। अब यहां पर हम एक फोर्स लगा देते हैं जी, कुछ डायरेक्शन उसकी यूं है, ये हमारी कोई फोर्स है। अब इसमें टॉर्क पैदा होगा, यकीनन टॉर्क तो पैदा होगा, लेकिन अभी अभी हमने पीछे कहा था कि टॉर्क में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है या जो मूवमेंट आर्म है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान एंगल क्या है, तो उसके लिए ये जो आर है, इस आर को मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एंगल बन गया थीटा। अब आप देख सकते हैं कि आर और एफ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है जो कि 90 नहीं लग रहा, ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहे। अगर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर ना हो तो उस सूरत में फिर टॉर्क कैसे निकाला जाएगा?
अगर तो मोमेंट आर्म और टॉर्क ये दोनों परपेंडिकुलर हों तो टॉर्क बड़ा सिंपल है, सिंपली आप एल और एफ को मल्टीप्लाई करें टॉर्क आ जाएगा। लेकिन अगर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर टॉर्क कैसे आएगा? ये देखिए, यहां पर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पर मोमेंट आर को हम आर से जाहिर कर रहे हैं, सॉरी मोमेंट आर्म को हम आर से या पोजीशन वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, अब इस फोर्स को हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना, इसके कंपोनेंट्स बना लेने हैं और फिर देखना है कि कौन सा कंपोनेंट मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स बना लीजिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, एफ वाई होगा, और ये क्या होगा, ये एफ एक्स होगा। अगर आप गौर करें तो एफ एक्स और एफ वाई में से कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जो आर के परपेंडिकुलर है? ऑब्वियसली नजर आ रहा है एफ वाई परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए तो तभी ये डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट आर्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहां पर हमारी कंडीशन कब पूरी होती है? तब पूरी होती है अगर हम फोर्स के वाई कंपोनेंट को देखें। तो फोर्स का वाई कंपोनेंट और आर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों की वजह से टॉर्क होगा। तो अब हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? अब हमारा टॉर्क होगा जी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का वाई कंपोनेंट और पोजीशन वेक्टर आर। ठीक हो गया। अब ये जो एफ वाई है, क्या हम इसको एफ साइन थीटा लिख सकते हैं? एफ वाई फोर्स का वाई कंपोनेंट, इसमें साइन थीटा आता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं एफ साइन थीटा, और ये मैं आर पहले लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास आर एफ साइन थीटा। अब यहां पर ये भी क्वेश्चन पैदा होगा कि हमने आर को पहले क्यों लिख लिया, हमने एफ क्यों पहले क्यों नहीं लिखा, तो ये भी हम बताते हैं क्यों लिखा हमने। अब ये बन गया आर एफ साइन थीटा। अब यहां पर एक और बात भी है, जब ये फोर्स इसमें टॉर्क पैदा करेगी इस रिजिड बॉडी में, ये देखिए जरा, ये रिजिड बॉडी है, यूं करके पड़ी है, और यहां पे लग रही है फोर्स। जब ये फोर्स इसमें टॉर्क पैदा करेगी तो रिजिड बॉडी में रोटेशन भी आएगा, ठीक है। अब ये रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो आपको पता है कि रोटेशन की डायरेक्शन होती है, या तो रोटेशन क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है जी, यूं करके, तो रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी राइट हैंड रूल से, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी। अब ये डायरेक्शन यूं हो या यूं हो, दोनों सूरतों में ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है ये इस आर के और एफ के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम शो करने के लिए, आपको पता है ना कि डायरेक्शन को शो करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और यहां पर हम जो यूनिट वेक्टर यूज करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रोटेशन की जो डायरेक्शन है, ये देखें, अगर ये रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो रोटेशन की डायरेक्शन ये होगी। ये डायरेक्शन आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज करते होते हैं? हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो देखिए ये कुछ सूरत हाल ऐसी बन गई है जी, आपने पढ़ा हुआ है जी कि अगर हमारे पास यूं हो ए बी साइन थीटा और यहां पे कोई यूनिट वेक्टर भी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर बन रहा है आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, सारा कुछ पूरा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। सो टॉर्क, हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई टॉर्क की, कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो ये तो हो गया जी टॉर्क। अब जरा हम टॉर्क के कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां से निकलते हैं टॉर्क से, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ टॉर्क के। सबसे पहला रिजल्ट तो यह है कि टॉर्क इज काउंटरपार्ट ऑफ सॉरी, इसको हम कह सकते हैं रोटेशनल काउंटरपार्ट। तो टॉर्क इज रोटेशनल काउंटरपार्ट ऑफ फोर्स। अब ये रोटेशनल काउंटरपार्ट क्या बला होती है?
अच्छा जी, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क वाले टॉपिक के। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है टॉर्क इज रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स, और दूसरा जो रिजल्ट है वो है टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। अब ये रोटेशनल काउंटर पार्ट क्या होता है? देखिए, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। ठीक है, फोर्स क्या करती है? फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स, इसका भी यही मतलब है कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है सेम वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। ठीक है, लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। इसी तरह से अगर कोई चीज रोटेट कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसमें कोई टॉर्क नहीं होगा। ठीक है जी, तो इट मींस कि टॉर्क जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट, जिस तरह फोर्स करती थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में लेके आती है, और अगर वो मोशन में है तो फोर्स उसके मोशन को चेंज कर देती है। टॉर्क क्या करता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रोटेट करवा देता है, और अगर कोई ऑलरेडी रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशन को चेंज कर देता है। जी, एंड पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टॉर्क की जो हमें अपनी डेली लाइफ से मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पैनर है। स्पैनर से जब आप कोई नट खोलते हैं यूं करके तो आप एक्चुअली उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिससे नट में रोटेशन पैदा होती है, वो खुल भी जाता है और टाइट भी हो जाता है। दोनों आप या तो क्लॉकवाइज टॉर्क उसमें प्रोड्यूस करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर, जब आप घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर, जब आपने किसी नट को खोलना होता है या बंद करना होता है तो आप एक्चुअली उसमें रोटेशन पैदा कर रहे होते हैं, तो ये भी टॉर्क की एग्जांपल है। इसके अलावा डोर, जब आप दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक्चुअली आप उसको रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसमें आप टॉर्क पैदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो बच्चे खेलते हैं सीसा, ठीक है, इसमें जब एक बच्चा नीचे होता है दूसरा ऊपर हो जाता है, अगर ये वाला बच्चा नीचे होगा तो इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और अगर ये बच्चा नीचे होगा तो इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा होगा। ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। आप हमने ये भी याद रखना है कि जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ये हमेशा हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और अगर ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाए, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमारा जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, वो जीरो हो जाएगा। अब एंड पे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ठीक है, टॉर्क आपको समझ आ गया है, तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।